हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 6 मई 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज हम डिस्कस करेंगे। और जिस तरीके से कल यानी गुरुवार से जो भारत के निवासी दूसरे देशों में बसे हैं उनको लाने का एक महाअभियान चालू किया जाएगा, उसके तहत जो न्यूज़ है उसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही इजराइल जिस तरीके से दावा कर रहा है कि उसने कोरोना वायरस का टीका खोज लिया है, उस न्यूज़ को देखेंगे। और अर्थव्यवस्था का चक्र घुमाने को चाहिए बड़ा प्रोत्साहन पैकेज, ये बोला है नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी द्वारा। तो इन सभी न्यूज़ को हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हम एडिटोरियल पेज, बिजनेस, स्पोर्ट्स, नेशनल, इंटरनेशनल सभी पेजों को कवर करेंगे। और वीडियो के लास्ट में आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे, अगर आप चाहें तो उसे नोट कर सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कल आपके लिए एक जनसंख्या से रिलेटेड यानी जनसंख्या के आंकड़ों से संबंधित एक वीडियो बनाया गया था। उसमें जनसंख्या के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन्हें पॉइंट के तौर पर आपको समझाया गया है। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी नेशनल न्यूज़ को देख लेते हैं। हमारे लिए 4 नेशनल न्यूज़ हैं। पहला है, कल से शुरू होगा भारतीयों को स्वदेश लाने का महाअभियान। कोरोना की वजह से दुनिया के तमाम देशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने का महाअभियान गुरुवार से शुरू होगा। वंदे भारत मिशन के नाम से इस अभियान के पहले चरण में खाड़ी के देशों अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, मालदीव, बांग्लादेश और कुछ अन्य देशों से 64 उड़ानों और नौसेना के 3 जहाजों से कुल 14,800 लोगों को स्वदेश लाया जाएगा। नौसेना ने अपने अभियान को समुद्र सेतु नाम दिया है। इस अभियान में उन्हीं को लाया जाएगा जो कोरोना मुक्त होंगे। आने का खर्च लोगों को स्वयं ही वहन करना होगा। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को भारतीयों को स्वदेश लाने की प्रक्रिया को लेकर एक प्रोटोकॉल जारी किया। इसके मुताबिक इच्छुक नागरिकों को विदेश में भारतीय मिशनों में एक फॉर्म भरकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जिनमें कोविड-19 से संक्रमित होने का कोई लक्षण नहीं होगा, उन्हें ही स्वदेश आने की अनुमति मिलेगी। गंतव्य पर पहुंचने के बाद हर यात्री को आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करना होगा। सभी की मेडिकल स्क्रीनिंग होगी। इसके बाद उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रहना होगा। इसके लिए अस्पताल में व्यवस्था की जाएगी। उन्हें भुगतान के आधार पर राज्य सरकार की तरफ से स्थापित सुविधा केंद्रों में रहने का विकल्प मिलेगा। 14 दिन के बाद सभी की कोविड-19 की जांच होगी। जांच निगेटिव आने पर ही उन्हें बाहर जाने की अनुमति मिलेगी। यात्रा के दौरान भी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। विदेश मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि मौजूदा समय में पूरी दुनिया में 1.4 करोड़ भारतीय हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, भारत विरोधी टिप्पणी से विवादों में पुलित्जर पुरस्कार या अवार्ड। पुलित्जर बोर्ड की कश्मीर पर भारत विरोधी टिप्पणी के चलते यह पुरस्कार विवादों के घेरे में आ गया है। जम्मू कश्मीर के 3 फोटो जर्नलिस्ट को फीचर श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया है। बोर्ड के सदस्यों ने कश्मीर को एक विवादित स्थल बताने और भारत पर इसके अधिकार पर सवाल उठाया है। यहाँ ये भी बात कही गई है कि अमेरिकी मीडिया से जुड़े पत्रकारों को ही ये जानकारी मिली है। भाजपा ने इसे देश की छवि बिगाड़ने की गहरी साजिश करार दिया है। पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित तीनों छायाकार चन्नी आनंद, यासीन डार और मुख्तार अहमद द एसोसिएटेड प्रेस से जुड़े हुए हैं। चन्नी आनंद जम्मू संभाग के मैदानों से लेकर आतंकग्रस्त डोडा व नियंत्रण रेखा से सटे राजौरी पुंछ के हालात, सीमावर्ती लोगों के विस्थापन, भारत पाक के बीच गोलाबारी से पैदा स्थिति और जम्मू कश्मीर के सामाजिक व राजनीतिक घटनाक्रम पर काम करते हैं। जबकि यासीन डार व मुख्तार अहमद श्रीनगर में रहने वाले हैं। ये दोनों मुख्यतः कश्मीर के घटनाक्रम को कवर करते हैं। भाजपा पुलित्जर अवार्ड के जरिए भारत की छवि को खराब करने की साजिश का आरोप लगा रहा है। प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता और सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता के अनुसार भारत विरोधी लॉबी के प्रभाव में कश्मीर के फोटोग्राफरों को सेना विरोधी फोटो के लिए अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है,
वायरस से देश में एक दिन में रिकॉर्ड 128 मौतें। देश में कोरोना से मंगलवार को रिकॉर्ड 128 लोगों की मौत हो गई और 2500 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। पिछले 4 दिनों में लगातार 2000 से ज्यादा नए मामले मिले हैं। संक्रमितों की संख्या 48,000 के करीब पहुंच गई है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक सोमवार शाम को 194 लोगों की मौत हुई है। इसमें 98 मौतें बंगाल में हुई हैं। मरने वालों की संख्या 1583 हो गई है। इस दौरान 3875 नए मामले सामने आए हैं और संक्रमितों का आंकड़ा 46,711 पर पहुंच गया है। ये स्वास्थ्य मंत्रालय का आंकड़ा है। महाराष्ट्र में 984 नए केस मिले हैं, जिसमें डाटा क्लीनिंग में मिले 143 मामले शामिल हैं। मुंबई में 635 नए मामले इसमें शामिल हैं। राज्य में संक्रमितों की संख्या 15,525 हो गई है, जबकि अब तक 617 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में अब तक 9,945 लोग संक्रमित हुए हैं और 387 लोगों की मौत हुई है। गुजरात में मंगलवार को 441 नए मामले मिले हैं और संक्रमितों की संख्या 6,245 हो गई है। आंध्र प्रदेश में 67 नए मामले सामने आए हैं और संक्रमितों का आंकड़ा 1,717 हो गया है। तमिलनाडु में हालात गंभीर होते जा रहे हैं। लगातार दूसरे 500 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। नेक्स्ट न्यूज है, अर्थव्यवस्था का चक्र घुमाने को चाहिए बड़ा प्रोत्साहन पैकेज। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी ने अर्थशास्त्र को कोरोना संकट से उबारने के लिए एमएसएमई क्षेत्र को बड़े प्रोत्साहन पैकेज की जरूरत बताया है। साथ ही देश के 60% सबसे गरीब लोगों को मुफ्त अनाज के साथ सरकार की ओर से 10,000 रुपए नकद तक दिए जाने का विकल्प भी सुझाया गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ चर्चा के दौरान अभिजीत ने कहा कि कोरोना संकट में ठहर गई अर्थव्यवस्था को स्टार्ट करने के लिए बाजार में मांग पैदा करना बेहद जरूरी है। अमेरिका, जापान और यूरोप जैसे देशों का उदाहरण देते हुए अभिजीत ने कहा कि भारत में अभी तक बड़े प्रोत्साहन पैकेज पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। हमने अपनी जीडीपी का 1% ही राहत दी है, जबकि अमेरिका ने यह आंकड़ा 10% तक पहुंचा दिया है। एमएसएमई को प्रोत्साहन पैकेज की सबसे अधिक जरूरत है और कर्ज वसूली पर रोक का फैसला अच्छा है। अभिजीत ने कहा कि स्थगित करने के बजाय इसके 3 महीने का कर्ज राइट ऑफ करना बेहतर होगा, ताकि इन्हें पुनर्जीविका जीवित किया जा सके। तो ये नेशनल न्यूज़ थी हमारे लिए 4 इंपॉर्टेंट। अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में हमारे लिए 3 न्यूज़ हैं। इसमें हम पहली न्यूज़ देख लेते हैं। खराब संकेतों के बीच कुछ देशों से जगी उम्मीद। कोरोना महामारी से निजात पाने के लिए विभिन्न देश हाथ पैर मार रहे हैं। कई को इसमें सफलता मिलती दिख रही है, तो कुछ इससे अब भी जूझ रहे हैं। यूरोप महाद्वीप की बात करें तो संक्रमण से होने वाली मौतों के मामले में ब्रिटेन शीर्ष पर पहुंच गया है। रूस में लगातार दूसरे दिन 10,000 से ज्यादा संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। लेकिन इन बुरे संकेतों के बीच कुछ देशों से धीरे धीरे सब ठीक होने की उम्मीद भी नजर आ रही है। चीन में लगातार 3 सप्ताह से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है, जबकि दक्षिण कोरिया ने अपना पेशेवर बेसबॉल सीजन फिर शुरू कर दिया है। अमेरिका के कुछ प्रांतों ने भी लॉकडाउन से छूट का ऐलान किया है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इस बात पर सहमत हो गए हैं कि दोनों देशों के लोग एक दूसरे के यहां आ जा सकते हैं। ब्रिटेन की सरकार के अनुसार अस्पतालों, नर्सिंग होम और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में मंगलवार तक 29,427 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन संदिग्ध मरीजों की को मिलाकर यह संख्या करीब 32,313 हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन आंकड़ों से यह पता चलता है कि मृतकों की संख्या सरकारी आंकड़ों से 1/3 ज्यादा हो सकती है। इटली में अभी तक 29,315 लोगों की मौत हुई है। महामारी के बीच दक्षिण कोरिया में मंगलवार को संक्रमण के केवल 3 नए मामले सामने आए हैं। यह 18 फरवरी के बाद सबसे कम संख्या है। और अमेरिका में 71,000 मौतें हुई हैं, ब्रिटेन में 32,000, इटली में 29,000, स्पेन में 25,000,
फ्रांस में 25,000, बेल्जियम में 8,000, जर्मनी 6,000, ब्राजील 7,500, ईरान 6,000। यानी कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। पाकिस्तान में कोरोना के मरीज 21,000 से ज़्यादा। पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे में 1300 से ज़्यादा नए मामले सामने आने से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 22,000 से ज़्यादा हो गई है। इस महामारी से देश में अब तक 514 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पाकिस्तान में पंजाब और सिंध प्रांत महामारी से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। प्रधानमंत्री इमरान खान ने सोमवार को कहा, राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को धीरे धीरे खोला जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, चीन महामारी पर सवाल पूछने वालों को करा रहा है चुप। कोरोना महामारी को लेकर दुनिया के निशाने पर आए चीन को अब घरेलू मोर्चे पर भी सवालों का सामना करना पड़ रहा है। वह हालांकि सख्ती के साथ उन लोगों को चुप करा दे रहा है जो इस खतरनाक वायरस के चलते अपनों को खोने को लेकर चीन सरकार पर मुकदमा करने के लिए मदद मांग रहे हैं। चीन ने महामारी का केंद्र रहे वुहान शहर के कई बंदिशों ने इसी तरह का मुकदमा करने के लिए कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ताओं से संपर्क किया, लेकिन पुलिस की ओर से धमकाए जाने पर उन्होंने अपना मन बदल लिया। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में रहने वाले चीनी मानवाधिकार कार्यकर्ता यांग झांकिंग ने बताया कि वुहान के 7 बंदिशों ने उनके संपर्क किया था, लेकिन अप्रैल के आखिर में इन लोगों ने अपना मन बदल लिया। बताया गया कि पुलिस ने इनमें से 2 लोगों को धमकाया था। नेक्स्ट न्यूज़ है कि इजराइल का दावा कि उन्होंने बना लिया है कोरोना वायरस का टीका। कोरोना वायरस के चलते पैदा हुए गंभीर संकट के बीच इजराइल से अच्छी खबर आई है। इजराइल के रक्षा मंत्री नफ्ताली बेन्नेट ने सोमवार को यह दावा किया कि उनके देश के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस से लड़ने वाले एंटीबॉडी को विकसित करने में सफलता हासिल कर ली है। अब इस टीके के पेटेंट कराने और उसके व्यापक पैमाने पर उत्पादन की दिशा में काम हो रहा है। इजराइल के अत्याधुनिक इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च ने कोरोना वायरस का यह टीका बनाया है। नेस जियोन स्थित इस लैब का बेनेट ने सोमवार को दौरा भी किया था। वह इंस्टीट्यूट सीधे प्रधानमंत्री दफ्तर के प्रति जवाबदेह है और रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर कार्य करता है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फरवरी में इस इंस्टीट्यूट को कोरोना का टीका विकसित करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। इजरायली रक्षा मंत्री के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि यह टीका मोनोक्लोनल तरीके से कोरोना वायरस पर हमला करता है और बीमार लोगों के शरीर से के अंदर ही कोरोना वायरस को खत्म कर देता है। बयान के मुताबिक एंटीबॉडी के विकास की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इंस्टीट्यूट अब उसे पेटेंट कराने की प्रक्रिया में जुटा है। तो ये इंटरनेशनल पेज की 3 न्यूज़ थी हमारे लिए। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं हम। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में 3 न्यूज़ हैं। राज्यों ने विशेष फंड की मांगी मंजूरी, प्रयोग की मांगी है मंजूरी। कोविड-19 के प्रसार को थामने के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन से राज्यों की अर्थव्यवस्था एकदम चरमरा गई है। लॉकडाउन को हटाने की प्रक्रिया तो शुरू हुई है, लेकिन आर्थिक गतिविधियों में खास सुधार की गुंजाइश अभी नहीं दिख रही है। इसलिए अभी राज्यों के राजस्व संग्रह में भी बढ़ोतरी की खास उम्मीद नहीं है। मौजूदा हालात में राज्यों ने केंद्र से आग्रह किया है कि उन्हें सीकिंग फंड, मिनरल डेवलपमेंट फंड जैसे तमाम रिजर्व फंड का इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाए। साथ ही बिना किसी देर के राज्यों ने ज्यादा उधारी की इजाजत भी मांगी है। वित्त मंत्रालय को भेजे गए संदेश में राज्यों ने कहा है कि अप्रैल तो किसी तरह बीत गया है, लेकिन अभी राजस्व संग्रह की जो स्थिति है उससे मई बिताना मुश्किल है। अभी तक कुछ राज्यों ने केंद्र सरकार के सामने अपने खजाने का जो सूरत हाल पेश किया है वह बेहद चिंताजनक है। बिहार ने बताया है कि अप्रैल में उनका राजस्व संग्रह औसत के मुकाबले महज 14% रह गया है। उत्तर प्रदेश में संग्रह औसत का महज 20% रह गया है। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक जैसे राज्यों का कुल राजस्व संग्रह भी सामान्य से 80% तक घट चुका है। ऐसे में मौजूदा राजस्व
संग्रह राज्यों के सामान्य खर्चे के लिए भी नाकाफी है। नेक्स्ट है, आईटी इंडस्ट्री का नया कल्चर बन सकता है वर्क फ्रॉम होम। कोरोना काल के दौरान आईटी इंडस्ट्री में वर्क फ्रॉम होम को सफलता होता देख कोरोना के बाद भी यह चलन जारी रह सकता है। इसका फायदा यह होगा कि आईटी कंपनियां अपनी लागत में बढ़ोतरी किए बगैर अपना विस्तार कर सकेंगी। कोरोना काल और उसके बाद डिजिटल कारोबार में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। भारतीय आईटी इंडस्ट्री में प्रत्यक्ष रूप से 41 लाख लोग काम करते हैं। आईटी इंडस्ट्री के जानकारों ने बताया कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी कोरोना वायरस का खतरा बना रहेगा। इस कारण ऑफिस में काम करने के दौरान फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा। ऐसे में जिस ऑफिस में 75 लोग बैठते थे, वहां सिर्फ 25 से 30 लोग ही बैठ पाएंगे। पिछले 6 हफ्ते से लागू लॉकडाउन के दौरान आईटी इंडस्ट्री पूरी तरह से वर्क फ्रॉम होम मोड में है और बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्रालय के अधीन काम करने वाले सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के निदेशक अमित बंसल के मुताबिक आईटी इंडस्ट्री में काम की डिलीवरी का महत्व होता है। अगर काम की गुणवत्ता प्रभावित हुए बगैर समय से काम हो रहा है तो फिर कर्मचारी की मौजूदगी कोई मायने नहीं रखती है। बंसल ने बताया कि भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति में वर्क फ्रॉम होम की पहले से ही इजाजत दी गई है। नेक्स्ट न्यूज है, एनबीएफसी चाह रही है रीस्ट्रक्चरिंग। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक से मार्च 2021 तक सभी लोन के लिए वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग की अनुमति मांगी है। एनबीएफसी का कहना है कि कोरोना के मौजूदा स्थिति में उनके लिए कर्जदारों के समक्ष वित्तीय संसाधनों की तंगी बनी हुई है। एनबीएफसी ने रिजर्व बैंक की ओर से ईएमआई चुकाने से दी गई छूट को भी बढ़ाने की मांग की है। प्रोविजन के नियमों में छूट और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक व राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के जरिए रिफाइनेंस मैकेनिज्म के तहत अतिरिक्त फंड की मांग की गई है। रिजर्व बैंक के साथ सोमवार को हुई बैठक में एनबीएफसी की ओर से कई सुझावों और मांगों का खाका रखा गया है। एनबीएफसी का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था वित्त आयोग विकास परिषद ने यह जानकारी दी है। एफआईडीसी ने कहा है कि उसके सभी ग्राहकों के समक्ष नकदी का संकट है। तो ये बिजनेस पेज की 3 न्यूज थी इंपॉर्टेंट हमारे लिए। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं, तीनों आर्टिकल का हम डिस्कशन करेंगे। और सबसे पहले हम अपने पहले आर्टिकल को देख लेते हैं, यानी कि किस आर्टिकल में क्या है। पहला आर्टिकल है संकट में निखरी भारत की छवि। जिस तरीके से भारत सरकार द्वारा शुरू में ही इसमें लॉकडाउन का पालन किया गया, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताया गया और एकजुटता की छवि, चाहे वो दिए जलाकर, थाली और ताली बजाकर दिखाई गई हो, इससे भारत की छवि विश्व में एक दूसरे रूप में निखरी है। इसी पर लिखा गया है ये आर्टिकल, और ये आर्टिकल लिखा है लंदन स्थित किंग्स कॉलेज में इंटरनेशनल रिलेशन के प्रोफेसर हर्ष वी पंत द्वारा। दूसरा आर्टिकल है हमारा नफरत का बेलगाम वायरस। नफरत का बेलगाम वायरस, जिस तरीके से पाकिस्तान आतंकवाद को भारत में फैलाने से अभी भी बाज नहीं आ रहा है। हमारे एक दिन 5 जवान शहीद हो गए और अगले ही दिन 3 भारतीय जवान शहीद हो गए। ये एक बहुत बड़ी क्षति है भारत के लिए और ये वायरस फैलाता जा रहा है लगातार पाकिस्तान। इसी पर लिखा गया है ये आर्टिकल, और ये आर्टिकल लिखा है दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर राजीव सचान द्वारा। तीसरा आर्टिकल है आवाजाही में अड़ंगेबाजी। देखिए, लॉकडाउन में तमाम छूट तो दी गई है, लेकिन अभी कारोबारी सुगमता नहीं है जो, और ऑफिसेज भी खुल रहे हैं तो उसमें 33% कर्मचारियों को ही अभी सिर्फ मतलब ऑफिस में के कार्यों के लिए बुलाया जाएगा, उनकी उपस्थिति होगी। तो इन्हीं पर लिखा गया है ये तीसरा आर्टिकल। तो हम अपना पहला आर्टिकल देख लेते हैं, संकट में निखरी भारत की छवि। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की ऑनलाइन बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि भारत दुनिया के तकरीबन 85 देशों को कोविड-19 से उबरने में मदद के लिए दवा मुहैया करा रहा है।
यह मदद भी बतौर अनुदान ही उपलब्ध कराई जा रही है। बीते कुछ दिनों में कुछ और देशों को मदद दी गई है। दरअसल भारत की वैश्विक सक्रियता खास तौर से इस वैश्विक स्वास्थ्य संकट के दौर से बहुत ही सार्थक है। भारत की स्वास्थ्य कूटनीति ने इसी पहलू को रेखांकित किया है कि वैश्विक स्वास्थ्य ढांचे में भारत कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आरंभ से ही प्रधानमंत्री मोदी इसे लेकर आश्वस्त थे कि घरेलू मोर्चे को दुरुस्त रखना बड़ी प्राथमिकता है और इसके लिए कुछ बड़े और कड़े उपाय भी किए गए हैं। लेकिन उन्हें यह भी भान था कि भारत को वैश्विक सक्रियता एवं सहयोग के लिए कदम बढ़ाने होंगे। देखिए, पहले तो जिस तरीके से हाइड्रोक्लोरोक्विन जो एक दवा होती है, पैरासीटामोल बोल सकते हैं, वो कोविड-19 से बचने के लिए एक कारगर दवा मानी जा रही है। जैसा कि भारत इसका सबसे बड़ा निर्यातक है पूरे विश्व में। तो अमेरिका, पहले तो जब वायरस भारत में फैला तो भारत ने इस दवा पर पहले तो प्रतिबंध, घरेलू बाजार में प्रतिबंध लगाया। उसके बाद इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद अमेरिका ने पहले तो भारत से आग्रह किया कि वो इस दवाइयों का निर्यात करे, जो उसके पहले से ऑर्डर लगे हुए हैं उसको पूरा करे। लेकिन भारत ने उसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। तो फिर अमेरिका द्वारा एक तरीके से इनडायरेक्टली भारत को धमकाया गया। लेकिन फिर भी भारत ने मित्रतावश उसे फिर से दवाइयों की सप्लाई करी। अमेरिका ही नहीं, उसने ब्रिटेन, स्पेन, ब्राजील, इजराइल, फ्रांस, रूस, इन सभी देशों में पैरासीटामोल की टैबलेट्स का निर्यात किया ताकि विश्व जो इस समय कोरोना वायरस से लड़ रहा है वो उसमें विजय पा सके। यानी भारत ने इसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी विशेष छवि बनाई है, उन देशों की मदद करके जो इस समय इन सब के लिए जरूरतमंद हैं। वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था में भी नई दिल्ली ने अपने स्वास्थ्य कर्मियों को झोंक दिया है। भारतीय सेना के डॉक्टर को नेपाल, मालदीव और कुवैत आदि देशों में भेजा गया ताकि वे वायरस के खिलाफ स्थानीय मुहिम को धार देने में मददगार बने। भारतीय मेडिकल स्टाफ सार्क देशों के स्वास्थ्य कर्मियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण के साथ उनकी सहायता में जुटे हैं ताकि वे अपनी क्षमताओं में वृद्धि कर सकें। इस बीच खाड़ी देशों से कुछ नकारात्मक वाक्य सामने आने के बावजूद इस समूचे क्षेत्र में भारतीयों की स्वास्थ्य कूटनीति बहुत ठोस और शानदार रही है। भारत की कोशिशों को वैश्विक स्तर पर भूरी भूरी प्रशंसा मिल रही है। भारत की सराहना में दुनिया के दिग्गज नेताओं के ट्वीट इसके प्रमाण हैं। इसके व्यापक निहितार्थ हैं। भारत और चीन को लेकर दुनिया के नजरिए में फर्क भी पता चलता है। कोरोना संकट के इस दौर में भी चीन की अंतर्राष्ट्रीय सक्रियता अक्खड़ और आक्रामक और गैर जिम्मेदाराना ही रही है। पहले तो उसने कोरोना संकट में अपने कुप्रबंधन की मिसाल पेश की। उसके बाद जब मुश्किल में रहनुमा बनने का प्रयास किया तो घटिया मेडिकल उपकरणों ने उसकी और फजीहत करा दी है। कोरोना संकट की शुरुआत से ही मोदी सरकार वैश्विक सहमति पर ध्यान केंद्रित किए हुए है। तमाम शक्तिशाली देशों की तुलना में भारत ने वैश्विक सक्रियता की महत्ता को भी कहीं बेहतर तरीके से समझाया है। वैश्विक स्तर पर इतनी बड़ी पहल भारत की पुरानी रणनीति से अलग है, जब वह वैश्विक विमर्श को प्रभावित करने की अपनी सीमित क्षमता को लेकर हिचकिचाता है और स्वयं तक केंद्रित करता रहता है। यह नया मुखर दृष्टिकोण नई दिल्ली की उस व्यापक विदेश नीति से ही प्रेरित है जिसका लक्ष्य भारत को वैश्विक पटल पर एक जिम्मेदार एवं विश्वसनीय भागीदार के रूप में पेश करना है। देखिए, भारत निरंतर अपनी छवि सुधारने में लगा हुआ है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की विश्व में छवि उभरी है एक शक्तिशाली नेता के रूप में, और इस संकट काल में भारत कई देशों को किसी न किसी परोक्ष और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर रहा है। इसी के साथ ही भारत अपनी छवि को और मजबूत कर रहा है ताकि आने वाले भविष्य में वो कई देशों से इसका आर्थिक, कूटनीतिक और राजनीतिक लाभ ले सके। भारत ने जो किया वह भले ही पूरी तरह पर्याप्त ना हो, लेकिन उसने यह संदेश अवश्य दिया कि जब भी आवश्यकता होगी तब वह किसी भी वैश्विक संकट से निपटने की चुनौती को सार्थक रूप से स्वीकार करने में सक्षम होगा। नेक्स्ट है नफरत का बेलगाम वायरस।
फिलहाल किसी के लिए भी यह कहना कठिन है कि कोरोना कहर थमने के बाद दुनिया कैसी होगी, क्योंकि जहां कुछ चीजें बदलती हुई साफ दिख रही हैं, वहीं यह भी दिखाई दे रहा है कि काफी कुछ जस का तस रहने वाला है। यह बड़ी मुश्किल मेहनत से बदलने वाला है। बीते दिनों गुटनिरपेक्ष देशों के सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब दुनिया कोरोना से लड़ने में लगी हुई है तो कुछ आतंक रूपी घातक वायरस फैलाने में लगे हुए हैं। दी नफरत का बेलगाम वायरस, बहुत सही आर्टिकल लिखा गया है राजीव सचान द्वारा। इसमें उन्होंने पाकिस्तान जिस तरीके से अभी भी, जबकि वो खुद कोरोना वायरस से लड़ रहा है और वो आतंकवाद को फैलाने में से बाज नहीं आ रहा है, वो लगातार भारत में घुसपैठ कर रहा है। आईएसआई के द्वारा वो भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ा रहा है और इसी के नतीजन जो हमारे 8 जवान शहीद हो गए हैं, वो अभी फिलहाल की ये घटना है और इसमें सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद जिम्मेदार है और आतंकवाद की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। तो एक ये अब विश्व को भी ये देखना चाहिए, चीन इस समय जितना पक्ष लेता था पाकिस्तान का, चीन इस समय खुद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना वायरस के चलते अपनी अवहेलना झेल रहा है। इमरान खान ने दक्षेस बैठक से किनारा कर सभी देशों के शासनाध्यक्षों की बेइज्जती ही नहीं की, बल्कि बाद में भारत के खिलाफ जहर भी उगला है। यदि यह सोचकर कि इस गहन संकट के समय पाकिस्तान पिघल जाएगा और अपनी नफरत एवं नकारात्मकता तज देगा, तो इसका मतलब यही है कि भारत बीते 3 दशकों से पाकिस्तान से लगातार बार बार धोखा खाने के बाद भी जरूरी सबक नहीं सीख रहा है। अभी भी इस मुगालते से ग्रस्त है कि एक ना एक दिन वह सही रास्ते पर आ जाएगा। यह मृग मरीचिका के अलावा और कुछ भी नहीं है। गुटनिरपेक्ष देशों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने नफरत के वायरस का भी जिक्र किया, जिसे फर्जी खबरों के जरिए फैलाया जा रहा है। यह एक हकीकत है, लेकिन प्रश्न यह है कि फर्जी खबरों के जरिए नफरत फैलाने वालों के खिलाफ क्या किया जाए और क्या किया जा रहा है, यह सब विचार करने की जरूरत है। सरकार ट्वीट पर सक्रिय उन भीषण नफरती तत्वों के खिलाफ क्या कर पाई जिन्होंने मुरादाबाद के डॉक्टरों और पुलिस पर हमले को जायज ठहराने की हिमाकत की है। सच्ची बात तो यह है कि सरकार उन ऑनलाइन समाचार माध्यमों के खिलाफ भी असहाय निरुपाय सी दिखती है जो फर्जी और अधकचरी और अपुष्ट खबरों के प्रसार में लिप्त है। देखिए, सोशल मीडिया, अगर हम इस समय देखें तो सोशल मीडिया एक अच्छा साधन है अपनी बात को रखने का, लेकिन जिस तरीके से उसका इस समय प्रयोग हो रहा है, नकारात्मक प्रयोग हो रहा है, उसका गलत प्रयोग हो रहा है, वो किसी भी समाज के लिए, भारत ही नहीं किसी भी देश और किसी भी समाज के लिए सही नहीं है। इस समय जैसे कि कोरोना वायरस को लेकर गलत वीडियो फैलाए जा रहे हैं, गलत मैसेजेस फैलाए जा रहे हैं, डॉक्टरों के लिए गलत संवाद प्रयोग किया जा रहा है और जो भारत सरकार जो कार्य कर रही है या प्रधानमंत्री द्वारा जो घोषणा की जाती है उसकी गलत बयानबाजी की जाती है, उसका माहौल बनाया जाता है। तो सोशल मीडिया में अगर जो आपको स्वतंत्रता मिली हुई है, उसको उसका आप गलत प्रयोग ना करें। आप अपने अच्छे विचारों को भी सोशल मीडिया के माध्यम से रख सकते हैं, जो अच्छे विचार होते हैं उसे फॉरवर्ड कर सकते हैं और अगर आपके पास कोई सुझाव है तो उसे भी आप लोगों को और सरकार को दे सकते हैं। आज के समय में वैज्ञानिक युग में एक मीडिया के अलावा सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो मीडिया से भी ज़्यादा सक्रिय होता जा रहा है। तो ऐसे समय में अगर सोशल मीडिया का सही प्रयोग हो तो इसे और ताकतवर बनाया जा सकता है और इसे इसका सही इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे फिर वो कोई भी क्षेत्र हो। फर्जी खबरों के जरिए नफरत के वायरस को तब तक नहीं रोका जा सकता जब तक हर किस्म के नफरती तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की जाएगी। अभी ऐसा नहीं हो रहा है। कानून का शासन कभी कभार ही अपना कार्य करता है। यदि कानून के शासन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए तो उसका सही पालन हो सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल है आवाजाही में अड़ंगेबाजी। यह विचित्र है कि लॉकडाउन में एक और विस्तार के साथ ही तमाम छूट देकर जब कारोबारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं, तब यह भी देखने में आ रहा है कि विभिन्न राज्य सरकारें आवाजाही के मामले में आपसी सहयोग का परिचय देने से इनकार कर रही हैं।
आखिर ऐसे में आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य की प्राप्ति कैसे की जा सकती है? यदि राज्य सरकारें एक से दूसरे राज्य में आवाजाही का सख्त रवैया अपनाएंगी, तो फिर 33% कर्मचारियों के साथ काम करने की छूट तो धरी की धरी रह जाएगी। देश की राजधानी से सटे एनसीआर के इलाकों में हजारों ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें काम धंधे के सिलसिले में दिल्ली जाना पड़ता है। इसी तरह दिल्ली में तमाम ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश और हरियाणा के शहरों में जाना होता है। हालांकि आवाजाही में सीमित छूट दी गई है, लेकिन राज्य सरकारें कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में नाकाम जो नाम लगातार सख्त रवैया अपना रही हैं वो काफ़ी नहीं है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के खिलाफ तो राज्य सरकारें हैं ही, कारोबारी गतिविधियों को फिर से शुरू करने में अड़ंगा भी है। निसंदेह बात केवल दिल्ली एनसीआर में आवाजाही को लेकर दिखाई जाने वाली अड़ंगेबाजी की ही नहीं है। दिल्ली एनसीआर की तरह चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला में भी लोगों को आवाजाही में अड़ंगेबाजी से दो चार होना पड़ रहा है। कुछ ऐसे ही स्थिति देश के अन्य हिस्सों में भी है। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज है, खेल मंत्रालय ने मांगे राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए नामांकन। खेल मंत्रालय ने कोविड-19 के कारण लॉकडाउन को देखते हुए इस साल राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के दावेदारों से ईमेल के जरिए नामांकन भरने को कहा है, क्योंकि मंत्रालय राजीव गांधी खेल रत्न साहित्य अन्य खेल पुरस्कारों के लिए चयन की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। आमतौर पर अप्रैल से शुरू होने वाली यह प्रक्रिया लॉकडाउन के कारण मई में खिसक गई है। मंत्रालय के अनुसार लॉकडाउन के चलते नामांकन की कागजी प्रति भेजने की जरूरत नहीं है। नामांकन की आवेदन और सिफारिश करने वाले अधिकारियों के हस्ताक्षर वाली स्कैन प्रति आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पूर्व भेजी जा सकती है। तो ये स्पोर्ट्स पेज की एक न्यूज़ थी। अब आज के पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, 7 मई से शुरू होगा भारतीयों को स्वदेश लाने का महाअभियान। भारत विरोधी टिप्पणी से विवादों में पुलित्जर अवार्ड। कोरोना वायरस से देश में एक दिन में रिकॉर्ड 128 मौतें। चीन महामारी पर सवाल पूछने वालों को करा रहे हैं चुप, यानी चीन से जब पूछा जा रहा है कोरोना वायरस से तो वो धमका रहा है दूसरे देशों को। खेल मंत्रालय ने मांगे राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए नामांकन। एनबीएफसी चाह रही है रीस्ट्रक्चरिंग और राज्यों ने विशेष फंड के प्रयोग के लिए मांगी है मंजूरी। तो ये आज का यानी कि 6 मई 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।